दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो में मेरे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं बॉलीवुड के मशहूर और काबिल निर्देशक सन्नी कपूर जी। सन्नी कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए समय निकाला। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। दोस्तों, सनी जी पहले भी मेरे इस बातचीत के मंच पर आ चुके हैं और इनसे बहुत सारी बातें हुई हैं, और थिएटर से लेकर के और फिल्म इंडस्ट्री तक के सफर के बारे में हम इनके बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इधर लॉकडाउन हो गया, उसके बाद लॉकडाउन के बाद से इन्होंने बहुत कुछ नई नई चीजें शुरू की हैं और काफी एक्टिव हैं। मतलब फिल्म बनाने से लेकर के और ओटीटी तक। तो सनी जी, बातचीत का सिलसिला मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि अभी आपने जो फिल्में बनाई हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए शॉर्ट में, और ताकि दर्शकों को ये पता चले, और ओटीटी पे जो आपका काम है वो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हम चाहेंगे कि दर्शकों को, हमारे मित्रों को मिले। लॉकडाउन के पहले मैंने फिल्म बनाई थी अप्रचित शक्ति, एक्शन फिल्म मधुबाला, जो लॉकडाउन की वजह से रिलीज होने में थोड़ा लेट हो गई, लेकिन अब ये रिलीज हो चुकी है और काफी दर्शकों द्वारा पसंद की जा रही है। आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे भी आ गई है ये फिल्म। इसमें अप्रचित शक्ति में राजपाल यादव है, गुंजन पंत है, सुरेंद्र पाल जी है, काफी अच्छे एक्टर है और सब्जेक्ट भी बहुत डिफरेंट है। तो आप इस फिल्म को भी देख सकते हैं। और अभी एक एक्शन फिल्म मधुबाला है जो बिहार में रिलीज हुई है, लॉकडाउन की वजह से बिहार रिलीज नहीं हो पाई थी, अभी वहाँ चल रही है। वो भी बहुत जल्द यूट्यूब पे भी आ जाएगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएगी। और अभी मैंने जो लेटेस्ट बनाए हैं वो ओटीटी के लिए 2 शॉर्ट फिल्में बनाई। अभी मेरी 2 महीने पहले एक उल्लू पे आई थी मेरी नैन्सी वेब सीरीज, 4 एपिसोड की कहानी थी, बहुत अच्छी चली नैन्सी। नैन्सी के बाद मैंने फिर अब मल्लिका बनाई है। मल्लिका के 6 एपिसोड है, जो 9 रेड हॉट एक नया ओटीटी उस पे आने वाले हैं। एक लेटर बनाया है, लेटर वेब सीरीज बनाई जो हॉरर है। तो सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। और इसी मैंने आपको 2 मेरी वेब सीरीज देखने को मिलेगी, मल्लिका जिसके 6 एपिसोड है पहले सीजन में, और दूसरी लेटर देखने को मिलेगी जिसके 5 एपिसोड, और ये दोनों 9 रेड हॉट पर आने वाले। आपका फिल्मी सफर काफी लंबा रहा है जी और इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में काफी चेंजेस भी हुए हैं। जी जैसे 2-3 तो मुझे भी जानकारी है कि जैसे पहले क्या होता था कि हीरो हीरोइन की डिमांड होती थी और वो उसके लिए विज्ञापन दिया जाता था विभिन्न मैगजीनों में, जैसे फिल्म फेयर है या फिल्मी दुनिया है वगैरह में। और धर्मेंद्र से लेकर के और बहुत सारे लोग जो है उसके जरिए फिल्म इंडस्ट्री में आए। राइट। अब मैंने सुना है कि वहां पर एक कास्टिंग इंडस्ट्री तक, मतलब कास्टिंग एजेंसी जो है, जो एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप होने लगी है राइट और राइट बिल्कुल। उनका बहुत बोलबाला सा हो गया है एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, तो इनमें इनमें थोड़ा सा बताइए कि कलाकारों के लिए या डायरेक्टर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए मतलब आसानी हुई है या इनके लिए थोड़ा मुश्किलात बढ़ गए हैं? आसानी तो हुई है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एजेंसी वाले उन्हीं करेक्टर उन्हीं आर्टिस्टों को सामने पेश करते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के जो काबिल है पहले से ही परख के करते हैं। लेकिन नुकसान भी है, क्योंकि इसी चक्कर में बहुत सारे फ्रॉड लोग भी आ गए। इस एजेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, कास्टिंग एजेंसी, ये मुश्किल से जो जेन्युइन है वो 10%, बाकी 90% तो चीटर भरे हुए हैं, जो आपसे किसी ने भी बहाने, किसी न किसी बहाने आपसे पैसे खींचने शुरू कर देते हैं। तो अगर किसी आर्टिस्ट को, नए आर्टिस्ट को जेन्युइन कास्टिंग एजेंसी मिल जाती है तो उसका स्टार बनना तो तय है, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसे फ्रॉड जो कास्टिंग वाले हैं वो भी बहुत हैं, उनसे बचना चाहिए। तो इसका फायदा सबको है, आर्टिस्टों को भी है जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, और उन लोगों को भी है जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो आर्टिस्ट ढूंढते हैं, उन्हें भी एजेंसी वाले सामने पेश कर देते कि ये आर्टिस्ट ऐसा है, ये आर्टिस्ट है, इतने आर्टिस्ट है, इसमें से आप ले लीजिए। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मेहनत भी कम हो गई है और आर्टिस्टों की भी मेहनत कम हो गई। तो इसमें लेकिन ये आपने जब बताया तो एक सवाल है कि
कलाकार कैसे पता लगाया कि कौन सी कास्टिंग एजेंसी जो है वो जेन्युइन है और कौन सी जो फ्रॉड है? ये बहुत मुश्किल है। हालांकि ये भी एक टैलेंट है कि एक कलाकार के लिए पहला कि वो सही कास्टिंग डायरेक्टर को चुने। क्योंकि होता क्या है कि नए लोगों को पता नहीं होता, और जो बोल देता है कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैंने बालाजी की कास्टिंग की, मैंने करण जौहर की कास्टिंग की, तो नए कलाकार तुरंत विश्वास भी कर, लेकिन बाद में पता लगता है कि उनकी तो पहुंच, बालाजी तो छोड़ी है, उनकी तो छोटे छोटे प्रोड्यूसर तक पहुंच नहीं। तो इस तरह के फ्रॉड लोग भी हैं, जिसको परखना नए कलाकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो परख लेता है वो स्टार भी बन जाता है। तो पहले तो ये है कि नए कलाकारों को ये देखना चाहिए कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ क्या वो फिल्म लाइन का है, क्या वाकई में उसके बारे में बाहर से पता करे, गूगल से पता करे। तो जब गूगल में या बाहर से पता करेगा तो अपने आप एक नए कलाकार को पता चल जाएगा कि वो जेन्युइन है या फ्रॉड है। क्योंकि यह सबकी जन्म कुंडली होती है, सबने जो काम किया होता है, जिस कलाकार ने, जिस डायरेक्टर ने, जिस प्रोड्यूसर ने या कास्टिंग डायरेक्टर ने, उसकी एक जन्म कुंडली इंडस्ट्री में घूमती रहती है, जो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाती है। तो अगर कोई ऐसा आदमी मिलता है आपको कि जिसका कोई बायोडाटा ही नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं है, तो आप वहां से दूर हट जाएगी। ये जो फ्रॉड टाइप के जो कास्टिंग डायरेक्टर है या कास्टिंग एजेंसी है, ये नए नए लोगों को फंसाने में बड़े माहिर है। पहले ही जैसे नया कलाकार आता है, जो मैंने देखा है, यहाँ पर जिस तरह के किस्से सुने हैं मैंने, नया कलाकार आता है तो उसको सपने दिखा देते हैं कि अरे आपका सिलेक्शन हो गया है, कलर्स की सीरियल है या स्टार प्लस की सीरियल है, 25 दिन का काम है, 15,000 पर डे मिलेगा। वो कैलकुलेशन करने लगता है आर्टिस्ट, 15,000 रुपये पर डे, 25 दिन मेरे तो इतना बन जाएगा। फिर उसके बाद 2 दिन बाद देखिए आपका कल सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन जो कास्ट अपने चैनल वाले हैं उनको ना एक कार्ड, आर्टिस्ट कार्ड चाहिए और आपके नए फोटोज चाहिए। आप एक फोटो सेशन करा लीजिए हमसे और हमारे से कार्ड बनवा लीजिए। तो आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, फोटो सेशन के नाम पे, लुक टेस्ट के नाम पे कैसे भी करके उससे पैसा निकालने लगते हैं। अब आप ये सोचिए, नए कलाकार को ये सोचना चाहिए कि जो लाखों के सीरियल बना रहा है वो आपसे चिंदी छोड़े बहुत पैसे क्यों मांगे। तो जब इस तरह के लोग मिलते हैं आपसे कि आर्टिस्ट कार्ड बनवा दीजिए, मुझे 25,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, तो आप समझ जाओ कि ये फ्रॉड आदमी। तो आर्टिस्ट को सोच देना चाहिए कि एक फिल्म मेकर जो लाखों रुपए लगाता है वो आपके 5,000 रुपए आपसे नहीं मांगेगा। ना ही एजेंसी को, ऐसी एजेंसी को रखेगा जो 5,000 रुपए एक्टरों से या 10,000 या 2,000 मांगना शुरू कर देती, वो अच्छी एजेंसी के पास ही काम करेगा। तो आर्टिस्ट को इस तरह की चीजों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए ताकि फंसे ना। लेकिन नए आर्टिस्ट रहते हैं वो लालच में आ जाते हैं, और जो फ्रॉड लोग होते हैं वो सपने भी बड़े दिखा देते हैं कि बालाजी की कास्टिंग मैंने की है, करण जौहर की कास्टिंग मैंने की है। लोग फंस जाते हैं। तो बचना चाहिए इन चीजों से, सोच लेना चाहिए, उनका बैकग्राउंड पता करिए, वो एजेंसी क्या है, वाकई में जेन्युइन है या फ्रॉड है, उसके वाकई में कास्टिंग करी है या नहीं करी। तो इस तरह की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी नए लोगों को। और अगर इस तरह की समझ नहीं हो तो फंसेंगे ही फंसेंगे फिर। अच्छा, आपने एक यहाँ पर बात की कि जैसे कि स्टार जो मतलब कलाकार का एक रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर पैसे लेते हैं, हाँ, लेकिन कलाकार का रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए वैसे। बिल्कुल होना चाहिए, होता भी है। लेकिन वो कार्ड की कीमत है, उनके अपने ऑफिस है जहां पर कार्ड बनते हैं, आप जाइए वहां पर डायरेक्ट। लेकिन ये जो मान लीजिए किसी कोई चीज 2 रुपए की, उसके 10-15 रुपए ले लेते हैं और उसके बाद कार्ड भी बना के नहीं देते। कई लोग तो ऐसे मेरे पास सामने किस्से आए हैं कि लोग घूमते हैं कि सर हमसे तो इसने 50,000 रुपए ले लिए, हमारा कार्ड ही नहीं आया अभी तक। और आया भी तो एक छोटी सी एसोसिएशन का आ गया जिसकी कीमत ही 4-5 हजार रुपए कार्ड बनाने की है। इस तरह के बहुत फ्रॉड हुए हैं यहाँ पर। तो कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आए तो आपको मेंबर बनना बहुत जरूरी है। लेकिन मेंबर आप खुद बनिए ना, जाके आप ऑफिस में जाइए। ऑफिस यहाँ पर है अंधेरी में, काफी ऑफिस है, बांद्रा में काफी ऑफिस है, उनके ऑफिस में जाइए, खुद पता करिए, खुद मेंबर बनिए, उनके रूल्स पता करिए, उन लोगों से मिलिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं जो बोलते हैं हम बना देंगे और उसके बाद 2 रुपए की चीज 5 रुपए में कर देते, तो खा जाते हैं। इस तरह के बहुत वो चल रहे हैं। और एक और चलता है यहाँ पर कि जैसे मतलब की कास्टिंग एजेंसी बहुत चलता है, ये वो इस तरह का फ्रॉड भी बहुत चलता है कि मैं एक वो आपसे बोलेगा कि आप एक्टर हैं, मैं आपको ये सीरियल दिला रहा हूँ, कलर्स की या सोनी का नाम भी बड़े बड़े इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और दिला रहा हूँ और इसमें आर्टिस्ट कार्ड चाहिए। तो सामने वाला कहता है मेरे पास तो है, मेरे पास फलानी एसोसिएशन का आर्टिस्ट कार्ड है। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको हमारी एसोसिएशन के बनाना पड़ेगा, ये चलता ही नहीं है। फिर वो अपनी एसोसिएशन में आने के फिर पैसा लेते हैं। तो ये सब एक आर्टिस्ट को जो बनने आया उसको समझ होनी चाहिए कि मैं इंडस्ट्री में आया हूँ तो पहले मैं इंडस्ट्री का कार्ड बनवाऊं, एसोसिएशन में जाके बनवाऊं, जेन्युइन लोगों के साथ रहूं, मैं उन लोगों से बनवाऊं जो जेन्युइन कंपनी है।
ऐसे किसी ने कह दिया उसके साथ कभी नहीं आना चाहिए। तो मेंबर बनना जरूरी है, लेकिन सही जगह और खुद बनिए। अच्छा, ये जो मतलब एक तो हो गया कि कास्टिंग एजेंसी के थ्रू जाके रोल मिलना, हाँ क्या ये भी होता है कि डायरेक्टली भी रोल मिल सकता है? अपनी प्रोफाइल वगैरह अगर दिखाया जाए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है। जब लोग आते हैं खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलते, बल्कि वो आसान होता है, क्योंकि आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब मिलते हैं तो खुद ही आपको परख लेते हैं और वो डायरेक्ट बात होती है, तो उसके जरिए आपको अच्छा और जल्दी काम मिलता है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी एजेंसी, कास्टिंग एजेंसी, जो अपने ही आर्टिस्ट को, जिससे उनकी जमती है, उन्हीं को प्रमोट करती है, दूसरों को नहीं करती। उनका फॉर्म रख लेती है, उनका पोर्टफोलियो रख लेती है, नहीं करती। लेकिन अगर आप खुद मिलते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। आप खुद मिलेंगे तो अपने जो विचार है, जो आपका टैलेंट है, वो आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट रख सकते हैं, और इससे बहुत आसान हो जाता है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप खुद जाके मिलो। दिक्कतें होंगी क्योंकि आप बाहर से आए हैं, इतना आसान नहीं है लोगों से मिलना। लोग बिजी रहते हैं, या लोगों का अपना एक शेड्यूल रहता है, या लोग नहीं मिलना चाहते, तो वो कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। पहले भी ऐसे ही होता था, ये जितने प्रोड्यूसर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर में डायरेक्ट जाते थे, मिलते थे, और अच्छी कास्टिंग होती थी। आज भी होती है, पहले भी होती थी। ये सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप खुद जाइए। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे आपने बताया कि वो कलाकारों से पैसे ठग लेते हैं, बेवकूफ बना देते हैं कार्ड के नाम पर, चाहे जैसे भी। हाँ एक और चीज चर्चा में वो होती है कास्टिंग काउच की, हाँ हाँ। जिसमें वो लड़कियों के साथ, अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये तो आप लोग जानते होंगे बेटर। हम लोग तो बाहर बैठे हैं, बड़ी बड़ी नहीं है, कंप्लेंट। तो ऐसा नहीं है। है कुछ लोग हैं जो इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं, और इसकी चक्कर में पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। लेकिन जो फिल्म बना रहे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो कर रहे हैं, उनके चक्कर में पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप किसी फिल्म को बना रहे हैं, आप 50 करोड़ लगा रहे हैं, 100 करोड़ लगा रहे हैं, और आप एक लड़की के चक्कर में तो पैसा खराब नहीं करेंगे। तो ये जो जेन्युइन लोग हैं वो तो नहीं करते। बाकी ये जो छुटपुट है, जिनने जिंदगी में कुछ किया नहीं, या एक आध 10 साल में पिक्चर बना ली, या घर अपने ऑफिस में ऐसी पोस्टर लगा के बैठे कि मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो यही करते हैं। और उसके चक्कर में फिल्म वाले जो जेन्युइन लोग होते हैं, वो लोग बदनाम होते हैं। तो है कास्टिंग है, और ये कास्टिंग का सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, हर फील्ड में है। हर फिल्म के, अगर आप अपने शहर का ही न्यूज़पेपर देखें तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे किस्से आ जाते हैं। सत्य घटनाएं देखें, मनोहर कहानियां देखें, उसमें भी ऐसा बहुत सारे किस्से आते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में है। लेकिन हमारी जो लाइन है वो ग्लैमर से भरी हुई है, लोग सुनना चाहते हैं। एक आम आदमी अगर कोई बात बोले कि मेरे साथ कोई लड़की मोहल्ले की बोले कि मेरे साथ ऐसा किया, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन एक सेलिब्रिटी बोले तो लोगों का इंटरेस्ट जागता है, वो 10 आदमी को और बताता है। तो इस तरह इसको ज्यादा ही बदनाम किया जा रहा है, और इसका नुकसान बहुत हो रहा है इंडस्ट्री को। कि अभी देखिए आलोकनाथ जी के ऊपर इल्जाम लगाया गया, और प्रूफ नहीं हुआ हालांकि वो बात, लेकिन आलोक जी को खामोखा बदनाम किया। डायरेक्टर साजिद खान है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बदनाम कर दिया गया। उस समय के लिए तो लोग उनको, उनसे नफरत भरी निगाहों से उनको देखते रहे, लेकिन प्रूफ कोई नहीं कर पाई लड़की कि हाँ ऐसा हुआ। लेकिन हो सकता है वो लड़की झूठी हो। तो इस तरह के लड़कियां भी इल्जाम लगा रही, वो भी करा, लेकिन जेन्युइन प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस चीजों पे ध्यान नहीं देते, वो अपनी फिल्म मेकिंग पे ध्यान देते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ, बड़े बड़े लोगों को, जिन्होंने फिल्म शुरू करी नई लड़की को लेकर, वो प्रोड्यूसर शूटिंग के दौरान या शूटिंग के बाद कभी उस लड़की से मिले ही नहीं, हीरोइन से। शुरू हुई, साइन किया, पिक्चर शुरू हुई, एंड में जाके फिर मिले, जब यहाँ चलो प्रीमियर है तब मिले। कई बार ऐसा होता है। मैं फिल्में बनाता हूँ, मैं सीरीज बना रहा, अभी मैंने 2 सीरीज बनाई है, मल्लिका और लेटर। आधी लड़कियों के मेरे पास नंबर ही नहीं है, आए काम किया चले गए, ध्यान ही नहीं गया। हमारा काम तो, हमारा ध्यान तो काम पे है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके चक्कर में हम लोग भी बदनाम हो जाते हैं। तो है, लेकिन कम है, जितना बताया जा रहा है बाहर उतना नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ पर अभी तो आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक दिमाग में मेरा सवाल अचानक ही आ गया। जैसे मान लीजिए राइटर, हाँ जी। जैसे मैं मान लीजिए मैं राइटर हूँ, एक बात मैं कह रहा हूँ, हाँ। तो मुझे अपनी कहानी, हम्म। कहानी मतलब यानी कि पूरी कहानी का जिस्ट, जिसको आप लोग शायद वन लाइनर या शॉर्ट में बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो
वो किसके पास भेजा जाना चाहिए या किसको सुनाना चाहिए, डायरेक्टर को कि प्रोड्यूसर को कि हीरो को? एक्चुअली डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, क्योंकि फिल्म प्रपोजल तो हीरो की एंट्री तो बाद में होती है। पहले जब फिल्म बनना शुरू होती है तो पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिलते हैं, वो कहानी एक डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसे लिखवाते हैं, फिर एक्टर के पास जाते हैं। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के जो भी नए राइटर बनना चाहते हैं, पहली बात तो राइटिंग सीखनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि लोग खुद ही अपने आप को राइटर बोलने लगते हैं कि मैं राइटर हूँ, और खुद ही लिख लेते हैं और बाद में कुछ होता नहीं है, तो फिर इंडस्ट्री को गाली देते हैं कि मेरी कहानी नहीं। तो आप चीजों को पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी फिल्में देखिए, राइटिंग की बारीकियों को परखिए, कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, कैसे होता है। एक कहानी को आप 10 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आपको बड़ा अच्छा उदाहरण दूंगा, पिंक। पिंक फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई। बड़ी सॉफ्ट पिक्चर थी, अमिताभ बच्चन ने कभी गुस्सा भी नहीं किया। एक बुजुर्ग का करेक्टर, वकील का करेक्टर निभाया, जो 3 लड़कियों को बचाता है। वही फिल्म साउथ में बनी अजीत साहब को लेके, तो थोड़ा सा एक्शन और ड्रामा डाल दिया गया। कहानी वही थी, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया गया, क्योंकि अजीत साहब की इमेज जो है वहां पर एक्शन वगैरह की है, तो ड्रामाबाजी कर दी। उसी पिक्चर को जब तीसरी बार बनाया गया पवन कल्याण के साथ, तो टोटल एक्शन पिक्चर कर दी गई, क्योंकि पवन कल्याण की इमेज पूरी एक्शन की थी। तो कहानी वही थी, उसको लिखा 3 तरीके से गया। एक अमिताभ बच्चन सॉफ्ट, अजीत साहब जो खलाए हुए अजीत हैं, जो उनके साथ की, तो थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा साइकिक बता दिया गया, उनको बीमारी दिखा दी गई। और पवन कल्याण को जब लेके बनाएगी तो टोटल उसको एक्शन फिल्म बना दी है, जो वहां की ऑडियंस उसको पवन कल्याण को जैसा देखना पसंद करती है। तो एक ही कहानी को 3 तरह से उन्होंने बताया। तो ऐसी हर कहानी को लिखने का एक तरीका होता है, तो वो सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे राइटर को पढ़िए, तो आपको चीज समझ में हक नहीं। जो होता है वो कहानी लिखेगा, वो स्क्रीन प्ले तो तुरंत नहीं लिखेगा। नहीं नहीं, स्टोरी आइडिया तो लिखेगा ना, स्टोरी आइडिया ही सुनाएगा, उसके बाद तो प्रोड्यूसर हामी भरेगा तो स्क्रीन पे लिखेगा। तो स्टोरी आइडिया भी होना चाहिए कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो होते हैं, पहले तो मान लीजिए राइटर है तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुनाएगा या प्रोड्यूसर को सुनाएगा, उनमें से किसी को अच्छा लग गया तो वो आगे फिर प्रोसीजर बढ़ेगा उसको। तो मेन ये है कि कहानी अगर कोई राइटर है तो प्रॉपर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुनाए, मिले उनसे, उनको कन्विंस करे कि मेरी कहानी में दम है। अगर कहानी में दम होगा तो उसका स्क्रीन पे लिखा जाएगा, डायलॉग लिखा जाएगा, फिर आगे बढ़ेगी कहानी। एक सवाल और आपकी, जो आपने चूंकि काफी लंबा समय बिताया हुआ है, बीच में एक चर्चा होती थी माफिया लोगों की, कि माफिया लोगों के पैसे लगे हुए हैं। हम्म। और आप सुना है कि जो पैसे अभी भी माफिया लोगों के पैसे लगते हैं वो, लेकिन उन्होंने रूट बदल दिया है। वो आगे आके कुछ मतलब या तो एजेंसीज के थ्रू या कैसे भी वो पैसा वहां से लगता है। एक तो सवाल ये है, तो हाँ, इससे कलाकारों पर और फिल्म पर फर्क पड़ता है कुछ? नहीं नहीं, देखिए जब माफिया का पैसा लगता था वो तो खुलेआम पैसा लगाते थे। और उस दौरान क्राइम ब्यूरो, राकेश रोशन जी के ऊपर गोली भी चली, गुलशन कुमार जी की तो हत्या हो गई, मुकेश दुग्गल की भी हत्या हो गई। तो वो तो क्राइम खुल के आ रहा था, क्रिमिनल वो जो माफिया लोग पैसा लगा रहे थे तो उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे थे। उसके बाद अब कहा जाता है कि पैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अगर उनका पैसा लग रहा होता अभी तो फिर वही क्राइम तो होता ही ना। जब पैसा डूबता है या प्रॉब्लम्स आती तो कहीं ना किसी थ्रू करते, लेकिन अब क्राइम फिल्म लाइन में नहीं हो रहा। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ गए हैं फिल्म लाइन में, रिलायंस आ गया और भी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, वो लोग हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से तो ये अफवाह है कि अभी भी माफिया लोगों का पैसा लग रहा है। अगर लगता तो फिर वो जो पहले जो चीजें हुई है, गोली चलना और हत्या होना, वो होती रहती है। तो अभी नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से तो नहीं लग रहा। लेकिन अभी एक चीज बहुत बर्निंग है, और वो अभी शाहरुख खान का बेटा जब डिटेन किया गया, पकड़ा गया, और 23 दिन बाद उसकी जमानत हुई, हम्म। तो ड्रग की बड़ी चर्चा हो गई है। मतलब ड्रग की चर्चा ये लंबे समय से, सुशांत के मरने के बाद, हाँ ये हाँ मतलब दीपिका पादुकोण से लेके न जाने किसके किसके नाम आए कि वो ड्रग लेते हैं, ड्रग ग्रुप में ड्रग चलता है। तो ये एक सवाल है, और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि मैं जो हीरो हीरोइन या डायरेक्टर अगर ड्रग यूज कर रहा है, तो ड्रग तो कहीं से सप्लाई होता होगा ना, तो सप्लायर तक ये लोग क्यों नहीं जाते जो पकड़ने वाले हैं? ये हीरो हीरोइन को ही क्यों पकड़ के परेशान करते हैं? ये
ये बात तो मैं भी अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि आप हमेशा हीरो हीरोइन को फोकस करते हैं, उनके फोटो छापते हैं, उनके वीडियो लेते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब पे या पेपर में, लेकिन या तो जो ड्रग सप्लाई कर रहा है उसे क्यों नहीं पकड़? ये बात समझ में ही नहीं आती क्यों। तो मेरे हिसाब से तो ये जो भी ड्रग्स या नशा हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है ऐसा है। हमारी इंडस्ट्री में तो 10% होता है। आप किसी बियर बार में चले तो 10% लोग ही निकलेंगे जो नशा कर रहे होंगे फिल्म लाइन के, बाकी तो बाहर के ही होते 90%। और ड्रग्स भी अगर पकड़ा है तो एक शाहरुख खान का बेटा गया है, बाकी अक्षय का बेटा है, अजय देवगन का बेटा, इन्होंने तो कोई ऐसी इनके बारे में खबर नहीं आई। तो अगर एक बेटा पकड़ा गया तो पूरी इंडस्ट्री नशीली है या ड्रग सप्लाई कर रही है, इस तरह की बातें नहीं आना चाहिए। लेकिन बस एक जो छोटी सी घटना होती है या वही कहते हैं ना कि ग्लैमर नाम इस्तेमाल करने वाली बात, तो बस सब शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान करने लगे। और ऐसे ही अगर यही हादसा किसी और के साथ होता, अगर यही हादसा किसी छोटे स्टार के बेटे के साथ होता तो शायद पूछा भी नहीं जाता उसको। अभी अरमान कोहली साहब के साथ हुआ, किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि एक वो फेल एक्टर है, फ्लॉप हो गए, तो इसलिए कोई पूछ भी नहीं रहा उनके बारे में। वो भी तो कितने दिनों से, एक वो एजाज खान काफी दिनों से ड्रग्स के अंदर है, किसी ने नहीं पूछा उसको, काफी दिनों से जेल में। लेकिन शाहरुख खान का बेटा था तो इतनी सी खबर को इतना मना दिया गया, शाहरुख खान का बेटा, शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेता, एजाज खान भी लेता था, वो भी बंद है, उसको भी कोई पूछ ले। अरमान कोहली भी बंद है, उसको कोई पूछ ले। लेकिन एक बड़े नाम को बड़े ढंग से और फैला के और बदनाम करके कर रहे हैं लोग, अपना फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, चलिए अब वहां से हम लोग हटते हैं। हालांकि ड्रग का इशू तो एक ऐसा है कि ड्रग की शुरुआत तो बीड़ी सिगरेट और शराब से भी हो जाती है। हाँ, और मेरे ख्याल से अगर कायदे से सैंपल इकट्ठा किया जाए तो 90% तो लोग ड्रिंक करते ही होंगे, 95% भी ड्रिंक करते होंगे मेरे ख्याल से। तो एक्चुअली हाँ, वो अपने घर में बैठ के करते होंगे, बैठ के बाजार में थोड़ी करते होंगे। मान लीजिए कि अगर सही बात। खाने में जाके या बियर बार में जाके वो थोड़ी पियेंगे। हाँ, और इंडस्ट्री में कितने लोग हैं जो शराब को हाथ ही नहीं लगाते, सिगरेट भी नहीं पीते, उनके बारे में ये नहीं लिखा जाता कि यार ये सिगरेट नहीं पीता, ये शराब नहीं पीता। लेकिन जो पी रहा है, एक आध आदमी ने किसी ने पी ली तो उसको हवा हवा बना दिया सबने। तो ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, बी आर चोपड़ा साहब है, आमिर खान है, अक्षय कुमार है, जो सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाते, पीते ही नहीं, शराब ही नहीं पीते, लेकिन उनको बारे में कोई नहीं लिखेगा। लेकिन बस बदनामी वाली जो चीज आती है तो बस हो गया जी, शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेता है। अच्छा, एक ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ और कभी कभी बड़ा कोफ्त सा भी होता है, क्या फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी कहानियों की कमी हो गई है, या क्योंकि बायोपिक बनाने लगे लोग और बहुत जोश आ जाता है तो वो देश प्रेम, देशभक्ति और बॉर्डर की लड़ाई उड़ाई की फिल्में बनाने लगते हैं। जो एक्चुअल स्टोरी होती है, मैंने जैसे कि जहां तक मुझे याद है, मैंने बहुत पहले वो पिक्चर जो देखी थी अमिताभ बच्चन की, कभी खुशी कभी गम, वो फिल्म, वो ऐसी स्टोरी थी मतलब जिसने रुला भी दिया था लोगों को। तो बिल्कुल। और लव स्टोरी भी उतनी वैसी नहीं बन पा रही है जैसे कि पहले हुआ करती थी। हाँ, तो इसके पीछे कारण क्या, मतलब अच्छे राइटर नहीं मिल रहे, कहानियां नहीं मिल रही, या उनमें पैसा नहीं है इसलिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसको बनाना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ? इस पर आपकी राय? ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक मैंने देखा है 1950-60 के बाद हर 10 साल में इंडस्ट्री बदल जाती है, नए लोग आ जाते हैं, नई ऑडियंस आ जाती है, नई सोच आ जाती है। एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, शहर भी बदल जाता है। आपने 10 साल पहले अपने शहर को ही देखेंगे तो उस 10 साल उस टाइम के शहर को और इस शहर को बदलाव आ गया, ऐसी इंडस्ट्री बदल जाती है। तो मैं तो 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ और उसके पहले भी मैं पढ़ता रहता था इंडस्ट्री के बारे में जानकर। तो 90s में अलग ऑडियंस थी, अलग टाइप की फिल्में बनती थी। फिर 2000 आया, 2000 में अलग टाइप की हो गई। फिर 2000 के बाद जो आगे टाइम आएगा उसमें भी बदल जाएगा। अब आप देखिए कि हमारी इंडस्ट्री में जैसे पहले होते थे खलनायक होते थे 90 के, आज नहीं है। आज खलनायक ही फिल्मों से खत्म हो गए। आज अगर आप देखा जाए तो किसी फिल्म में खलनायक ही नहीं होता, वक्त और कहानी का जो एक किरदार या जो वही विलन होता है, वक्त खासतौर से माहौल और वही विलन होता है। तो इस टाइप की कहानी चलने लगी।
10 साल बाद फिर वैसी फिल्में बनने लगी, हो सकता है फिर से वही खलनायक वाली बात आ जाए। तो हर 10 साल में इंडस्ट्री बदलती है, उस बदलाव में क्या आता है, क्या दर्शक पसंद करते हैं, तो कोई बता ही नहीं सकता। दर्शकों ने जो पसंद किया, एक ने बनाई, दर्शकों ने पसंद किया, लोग बस हो गए उसी पे शुरू। तो कहानी तो सबको अच्छी चाहिए, लेकिन आदमी जब करोड़ों रुपए फिल्म में लगाता है तो कहीं ना कहीं सेफ्टी चाहता है। वो वही चीज बनाता है कि जो पहले बन चुकी है, हिट हो चुकी है, भाई ये चल रहा है, यही बना, क्योंकि मेरे करोड़ों रुपए सेफ होने चाहिए। तो यहाँ डर भी जाता है। कुछ लोग हैं जो रिस्क लेके बना लेते हैं, तो कभी कभी वो ट्रेंड बन जाता है। जैसे देखा जाए तो जब सूरज बड़जात्या ने बनाई हम आपके कौन, तो उसमें कोई विलन नहीं था। वहीं से शुरुआत हुई कि बिना विलन के भी फिल्में बन सकती है। फिर उसके बाद फिल्म आ गई दिल वाले दुल्हनिया, उसमें भी कोई विलन नहीं था। फिर करण जौहर ने बना दी कभी खुशी, उसमें भी कोई, तो जो विलन के किरदार करते थे आर्टिस्ट भी घर बैठ गए, विलन ही खत्म हो, माहौल और वक्त विलन हो गया। तो एक समय आया जब ये हो गया। हो सकता है आगे 10 साल बाद वही आ जाए, 90 का टाइम आ जाए, जहाँ पर बड़ी बड़ी मूछों वाला और हंसने वाला विलन आ जाए। तो 10 साल में तो चीजें चेंज होंगी सर, और जैसी चीजें बनती है चलती है, दर्शक जैसी पसंद करते हैं वैसे ही लोग फिल्म बनाना पसंद करते हैं। दर्शक को आज बायोपिक में बहुत इंटरेस्ट है, तो लोग वैसी फिल्में बना रहे। धोनी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और भी बायोपिक जो आई उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, तो लोग वैसे ही बना रहे, क्योंकि पैसा भी कमाना है, फिल्में भी बनानी है। तो जो चल रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री वही बनाती है। कुछ लोग हैं जो चेंज करते हैं, और चेंज जब करते हैं तो कमाल का चेंज करते हैं, बोले पूरी इंडस्ट्री हिला देते हैं। जैसे सूरज बड़जात्या और करण जौहर ने पूरी इंडस्ट्री हिला दी। उन्होंने विलन्स ही खत्म कर दिए, वो कहानियां ही खत्म कर दी। फैमिली ड्रामा, लव स्टोरी, अपने तरीके का एक लव स्टोरी, पहले जैसी ना। तो ये तो वक्त है, वक्त के साथ जैसा जो चलेगा वही कामयाब होगा। अब जरा थोड़ा ओटीटी के बारे में बताइए। जैसे ओटीटी आजकल काफी कॉमन हो गया, और मेरे ख्याल से जितने लोगों के पास टीवी वगैरह जो है, बढ़िया टीवी है, और वो घर बैठ के ही पिक्चर देखना पसंद करते हैं। राइट। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके लोग जब बाग जैसे हैं कि जैसे पहले पिक्चर हॉल खत्म हो गए, फिर मल्टीप्लेक्स आने लगे, फिर उसके बाद से पता चला कि अब ओटीटी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाहर निकल के पिक्चर देखने का ट्रेंड ही खत्म कर दे? नहीं नहीं, ये देखिए, ये कभी खत्म नहीं होगा। फिल्म देखने का जो थिएटर में मजा है वो कभी खत्म नहीं होगा। मैं कई वीडियोस को और भी बना चुका हूँ। और जब ओटीटी आया था तो काफी लोगों ने कहा था कि ओटीटी आ गया, फिल्में में, थिएटरों में फिल्में नहीं लगी। तब भी मैं जोर दे के यही कहता था कि थिएटर कभी खत्म नहीं होगा। आज लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए थिएटर में लोग नहीं जा रहे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा लोग थिएटरों में जाएंगे और फिल्में चलेंगी, और वही हुआ। अभी आप देखिए, अक्षय कुमार की पिक्चर 200 करोड़ के नजदीक पहुंच गई, तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया। जबकि 50% लोग ही देखने की इजाजत मिली, फिर भी वो 200 करोड़ तक पिक्चर चलेगी। तो जो फिल्मों का क्रेज है, थिएटर का क्रेज है, वो खत्म नहीं हुआ। अभी 18 रिलीज हुई है रजनीकांत साहब की, वो 200 करोड़ पार कर गई एक हफ्ते में। उसके पहले रवि तेजा की क्रैक रिलीज हुई थी साउथ में, वो भी 200 करोड़ पार कर गई। तो जो क्रेज है वो खत्म नहीं हुआ। और ये बात सूर्यवंशी ने साबित कर दी कि एक दो हफ्ते में वो 200 करोड़ पिक्चर ले आई है, तो लोग जा रहे हैं देखने। जबकि 50% कैपेसिटी में देखी जा रही है पिक्चर। अगर ये 100 होती तो अभी 200 करोड़ पे 300 करोड़ पार कर चुकी होती पिक्चर। तो थिएटर कभी बंद नहीं होंगे। ओटीटी अपनी एक जगह, जब फिल्में बन रही थी टीवी आया, तो लोगों ने बोला अब टीवी आ गया, लोग घर बैठ के फिल्में देखेंगे, घर बैठ के सब कुछ मिलेगा, तो थिएटर नहीं जाएंगे। लेकिन थिएटर बंद नहीं। फिर समय और बड़ा। नहीं नहीं, लेकिन उस समय दूरदर्शन फिल्में बहुत कम बनाता था, मतलब बनाता नहीं था। कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, जैसे कि श्याम बेनेगल ने बनाई थी, और और भी एक दो नाम है जिन्होंने फिल्में क्या, मतलब उन्होंने एक तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्में टाइप की बनाई। हाँ, लेकिन तो ओटीटी पे फिल्में भी आने लगी हैं, और वो ऐसी फिल्में आती हैं जो हॉल में नहीं जाती हैं, और लोग बाग उसे देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं तो ये आज का ट्रेंड नहीं है ना सर। जैसे जब टीवी आया था उसके बाद जब वीसी आ रहा है, तो नारी हीरा ने वीडियो फिल्में बनाना शुरू करी, शमारू ने वीडियो फिल्में बनाना शुरू करी, जिसमें आदित्य पंचोली की एंट्री हुई थी। आदित्य पंचोली वगैरह सब वहीं से आए थे। लेकिन थिएटर बंद नहीं हुआ ना। लोग घर में वीसीआर में फिल्में देखते तो वही फिल्मों का मजा था। ओमपुरी होते थे उसमें, जहरीना वाब होती थी, आदित्य पंचोली हीरो होते थे, आदित्य पंचोली और भी लोग आए। लेकिन लोगों ने थिएटर बंद नहीं किया। फिर उसके बाद और चीजें बढ़ती गई, वीसीआर आ गया, लोगों ने वीसीआर पे फिल्में बनाई। काफी सीरियल को भी लोगों ने फिल्मों की तरीके से बनाना शुरू कर दिया, एक्शन ड्रामा वरामा,
वही कहानियां लेना शुरू करी, लेकिन थिएटर बंद नहीं हुआ। फिर जब लॉकडाउन आया, जब थिएटर में लोग जाना बंद कर दिया, तो लोगों ने एक बार कहा कि नहीं अब शायद लोग नहीं जाएंगे थिएटर में, लेकिन अब जा रहे हैं और जाएंगे। थिएटर कभी बंद ही नहीं होगा। ये एक ऐसी चीज है जो सिनेमा हॉल में जाके जो एक फिल्म का आनंद लिया जा सकता है, वो घर में नहीं लिया जाता। आप कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, अगर आप घर में देख रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, टीवी पे आप पिक्चर देख रहे हैं, तो भी आपका इधर उधर ध्यान जाता ही। जरा सी कोई आवाज आ गई, किसी ने बैल बजा दी, पड़ोसी ने कुछ खांस दिया, तो आप इधर उधर देखते डिस्टर्ब होता है। लेकिन थिएटर में जब आप देखते हैं तो फिल्म देखते, लाइव देखते, आपको लगता है सब कुछ हो रहा है। ये कुछ उसी तरह से हो गया कि जैसे कि जोमेटो से और स्विगी से खाना मंगाओ, लेकिन होटल में खाने का मजा कुछ और है। हाँ वैसे ही हो गया। बिल्कुल होटल में आपको एनवायरनमेंट मिलता है एक, मतलब जो अगल बगल के सीटों पे लोग होते हैं उनको भी देखते हैं। मैंने ये वो डिफरेंट नजारा होता है। घर में तो आपने 5 लोग हैं, घर में खाना मंगा लिया, खा लिया और थोड़ा खाया, थोड़ा छोड़ दिया। खाना आने के बाद कहा गया भाई यार ये पता नहीं क्या भेज दिया उसने। हाँ बस वही है। तो जो आनंद थिएटर का है, जैसे होटल में खाना खाने का मजा है, जैसे थिएटर में फिल्म देखने का अपना एक मजा है। बिग लेकिन मैं स्क्रीन। ये देख रहा था कि ओटीटी पर जो फिल्में आ रही हैं, जो सीरियल आ रहे हैं, हाँ इसमें नए कलाकारों को बहुत मौका मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। और मेरा तो अरविंद जी कहना है कि इस वक्त अगर कोई कलाकार स्ट्रगल करने आए और सक्सेस ना हो, तो समझो फिर वो उसकी गलती है। क्योंकि इतना अच्छा मौका है इस वक्त इंडस्ट्री में आने का, क्योंकि ओटीटी में जो फिल्में बन रही है उसमें हर नए कलाकार को चांस मिल रहा है। इसमें जो टैलेंटेड होगा वो स्टार बन जाएगा, इसमें जो गवा जाएगा वो रह जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है। जितने एक्टर हैं जो बनना चाहते हैं इस वक्त आए और कोशिश करें। बहुत अच्छा वक्त चल रहा है इंडस्ट्री का, नए खास तौर से नए कलाकारों के लिए, नए राइटरों के लिए, नए डायरेक्टरों के लिए अपना टैलेंट दिखाकर अपने आप को प्रूव करने का बहुत अच्छा मौका चल रहा है। तो इस वक्त तो जो नहीं सक्सेस हुआ तो समझो उसके अंदर कोई कमी। जी जी। तो मतलब नए लोगों के लिए ये एक मतलब वरदान साबित हो सकता है बिल्कुल ओटीटी, बिल्कुल, वरदान एक तरह से है ना। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि नए राइटरों के लिए भी एक ये अच्छा स्कोप यहाँ पर हो सकता है, नए राइटर। बहुत बहुत नए राइटरों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। और खास तौर से जैसे आपने बताया कि कभी खुशी कभी गम, ओटीटी पर इसी तरह की फिल्में ज्यादा बन रही, नए नए सब्जेक्ट, एक मतलब जैसे जिसमें हम लोग फिल्म नहीं बना सकते, खास तौर से ओटीटी पे ऐसे सब्जेक्ट चल रहे हैं। क्योंकि जब फिल्म मैंने बनाते थे मैंने पिछले दिनों कमर्शियल। गुल्लक देखी थी, गुल्लक पार्ट 1, गुल्लक पार्ट 2। और मैंने देखा कि वो सिंपल स्टोरी घर से लेकर के और उन्होंने बहुत बहुत शानदार तरीके से, मतलब मैं तो एक तरह से फैन ही हो गया उसका। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि इतना मतलब ऐसी जो कहानी है, अच्छी अच्छी कहानी देखने को मिल रही है ओटीटी पे, कमाल है। आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी ऐसी कहानियां भी हमारे पास हैं। जो हम लोग फिल्म बनाने में डरते थे कि कमर्शियल वैल्यू नहीं है, नहीं चलेगी, कुछ होगा नहीं पिक्चर का, वो सब ओटीटी पे लोग बना रहे हैं और अच्छे से बना रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। जी अभी आपने ये, मैं देख रहा था कि चूंकि आप मेरे क्लोज फ्रेंड में से हैं, तो मैं देख रहा था कि आपके यूट्यूब पे कुछ छोटी छोटी शॉर्ट तरह की, मैं उसको ऐसे बोलूं, न्यूज भी कह सकते हैं या न्यूज बिहाइंड द न्यूज भी कह सकते हैं, वो आप बना रहे हैं। तो इसके पीछे मतलब आपका क्या मकसद है, मतलब ये क्यों शुरू किया आपने? ये एक्चुअली बहुत सारी चीजें थी जो मैंने देखी है, इंडस्ट्री में देखी है, मेरे दोस्तों ने देखी है, जो हमारा सर्कल है उसमें अक्सर लोग ये किस्से होते थे। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे भी देखे जो बिना सर पैर की बातें करते, कुछ भी। मतलब अभी एक तो बहुत बुरा एक चैनल खुला है, मैं नाम भूल गया उसका, कभी होगा तो आपको बताऊंगा। वो हर दूसरे दिन जया भादुड़ी का इंतकाल हो गया, धर्मेंद्र गुजर गए, अमिताभ बच्चन मर गए, इस तरह की न्यूज़ें डालता है। इतना गंदा लगता है वो सुन के कि अभी मैं कल पर देख रहा था, धर्मेंद्र की न्यूज आ रही कि धर्मेंद्र का इंतकाल हो गया, अभी 2 घंटे पहले धर्मेंद्र गुजर। मुझे गुस्सा आता था इन बातों में। ये आप एक मतलब फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं आप? अच्छी बात है जो इंडस्ट्री में हुई है, जिससे कुछ सबक मिले या इंटरेस्ट आए लोगों का सुनने में, वो चीजें डालिए ना। उस आधे तो फेक है और आधे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो बुराइयां करते हैं सिर्फ। एक का तो मैं भी देखता हूँ उसकी वीडियो, वो जो भी कलाकार है जो भी वीडियो आएगा वो सिर्फ बुराई से ही भरा होगा। अमिताभ बच्चन ऐसे हैं,
गुलशन ग्रोवर ऐसे हैं, शक्ति कपूर ऐसा है, मिठुन ऐसा है, ये सब बुराई करते हैं। अच्छाइयाँ भी तो है ना हमारी अंदर, अच्छाई है, इसीलिए तो इतने सालों से इंडस्ट्री चल रही है। तो मेरे जो चैनल में उसमें आप कभी किसी की बुराई नहीं सुनो, मैं हमेशा लोगों की तारीफ ही करता हूँ, जो पॉजिटिव चीजें वही दिखाता हूँ। मैं नेगेटिव चीजों में विश्वास ही नहीं करता कि ये ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा, तो बोलता ही नहीं है। क्योंकि हमने जो इंडस्ट्री देखी है, जो हमारे आसपास है, वहां तो सब पॉजिटिव चीजें थी, और पॉजिटिव थी तभी तो इतने सालों से इंडस्ट्री चल रही है। अगर नेगेटिव होती तो बंद हो जाती ना। अगर जैसे लोग बोलते हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ड्रग्स लोग लेते हैं, शराब पीते हैं, अगर पूरी इंडस्ट्री शराब ही पी रही है, ड्रग्स ही रेट, तो काम कौन कर रहा है? तो हमारी इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जानी चाहिए थी, बंद हो जानी चाहिए अब तक। तो ऐसा नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री ब्राउन शुगर लेती है या ड्रग्स लेती है, शराब पीती है, या पूरी इंडस्ट्री कास्टिंग काउच करती है। अगर ऐसा होता तो लड़कियां आती नहीं। बड़े स्टार, बड़े डायरेक्टर अपनी बेटियों को हीरोइन ही नहीं बनाते अगर कास्टिंग काउच ही इतनी ज्यादा होती। तो ये नेगेटिव जो बातें यूट्यूब पे दिखाई जाती हैं, जो चैनल लोग चला रहे हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। इसलिए मैंने अपना चैनल शुरू किया, और मैं वही चीज बताता हूँ जो मेरे मेरे आसपास हुई है या मेरे दोस्तों के साथ हुई है, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो सच्चाई दिखाता हूँ। कोई फेक न्यूज नहीं होती मेरी, कि और ना कोई नेगेटिव चीज होती है। नहीं, मैंने तो देखा है, और मैंने तो उसे इस तरह से भी कि वो जो है वो थोड़ी नॉलेज बढ़ाती भी है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। मतलब कुछ जो हाँ, चीजें सच्चाई नहीं दिखाता जानते हैं, हूँ। जो चीजें हम नहीं जानते हैं, और कि बड़े बड़े कलाकारों ने किस तरह से स्ट्रगल किया है, किस तरह से उनको मना कर दिया है, फिर बाद में उनको जो रोल मिला, ये सब जो चीजें हैं, ये हाँ, बड़ी अच्छी जानकारी है। और ये मैं तो समझता हूँ कि लोगों को इसे देखना चाहिए। थोड़ी इंस्पायरिंग भी है। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप अभी बता रहे थे, लोग बाग जो जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में और उसके बाद से इधर उधर अपना काम खोजते हैं या गलत उसमें पड़ जाते हैं, कास्टिंग एजेंसी के चक्कर में, फ्रॉड के चक्कर में, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर वापस आते हैं, या तो वो सुसाइड कर लेते हैं या वापस घर में आते हैं, तो फिर वो फिल्म और थिएटर का नाम ही नहीं लेते कभी जिंदगी भर। तो उन लोगों को ये जरूर देखना चाहिए, ऐसे नए लड़कों को ये सारी हाँ। चीजें। और ऐसा देखिए, यहाँ पर लोग, जैसे मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं स्ट्रगल करने, फिल्मी दुनिया में एक्टर बनने आते हैं, राइटर बनने आते हैं, जो भी बनने आते हैं, लेकिन उनका ध्यान यहाँ से ज्यादा घूमने फिरने में और दूसरी चीजों में ज्यादा ध्यान है। काम के लिए उनको बुलाओ तो 2-3 बार अगर आप बुलाते हो तो चौथी बार आते ही नहीं, कि हम 3 बार आपके पास आ चुके, आपने काम नहीं दिया, हमें आपसे नहीं मिला, इस तरह से नाराजगी भी जाहिर करते हैं। तो ये मिठुन वगैरह ने कभी नहीं किया, गोविंदा जो स्टार बने उन लोगों ने कभी नहीं किया। उन्होंने मेहनत करी है, तो बुलाए, जितनी बार बुलाए लोग गए। तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में आए हो सकता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फिल्म बनाने में वक्त लग रहा है, वो आपको बार बार बुला के परख रहा हो, तो परखने के लिए आपको जाना पड़ता है। फिर ऐसे लोग जब फ्लॉप हो जाते हैं, जब उनका काम नहीं मिलता, जो घूमना फिरने आते हैं बॉम्बे में, और मैं आज टाइड हो गया हूँ, संडे को मैं काम नहीं करूंगा, मैं कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा, ऐसा बहुत होता है यहाँ पर। और जो फ्लॉप है अपने गांव में जाके फिर वो इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर, इंडस्ट्री बुरी है, वहां पर काम नहीं मिलता। अरे आपने भी तो स्ट्रगल नहीं किया। एक इंसान यहाँ पर जो लड़के रह रहे हैं, यहाँ पर 11 बजे उठेंगे, जिम जाएंगे 12 बजे, फिर नहाएंगे धोएंगे, 1 बजे खाना खाएंगे, 2 बजे लोगों से मिलने जाएंगे, 7 बजे घर आ जाएंगे, 4-5 घंटे स्ट्रगल करते हैं। और एक किराने की दुकान वाला 7 बजे दुकान पे बैठता है, रात के 2 बजे तक बैठता है। तो एक आम इंसान, एक किराने की दुकान वाला बहुत मेहनत कर रहा है, और आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, 4 घंटे स्ट्रगल करते हैं, तो कहाँ से कामयाबी मिलेगी? इसी तरह एक रिक्शे वाला सुबह 9-7 बजे रिक्शा निकालता है, रात को घूमता रहता है, लोग उसको गाली भी देते हैं कि तेरा मीटर तेज है, तू ये है वो है, वो सब सुनता है एक अपना परिवार चलाने के लिए। लेकिन फिल्म लाइन में आप स्ट्रगल करने हैं और 4 घंटे स्ट्रगल करना है, और आप बोलते हो काम नहीं मिला। तो ये 4 घंटे स्ट्रगल करने से कुछ नहीं होता। आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 140 करोड़ लोगों की आंखों का तारा बनने यहाँ पर आए। तो इतना आसान नहीं है कि आप 2 महीने में 2 प्रोड्यूसर से मिल लिए, उन्होंने काम नहीं दिया तो आप वापस गाँव चले जाए। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत सारा फोकस रखना पड़ेगा, तब जाके आप 140 करोड़ लोगों की आंखों का तारा बने। लोग नहीं कर पाते, वो जाके बदनाम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैं अखबार पढ़ता रहता हूँ, या मान लीजिए कभी बातचीत होती है लोगों से, हमारे जो कलाकार हैं थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो वो जो है वो कई बार उनके बीच से बात उभरती है कि हमें जा करके किसी ट्रेनिंग, वो फिल्म ट्रेनिंग
स्कूल में या वर्कशॉप कर लें, हाँ क्योंकि फिल्म ट्रेनिंग तो एक ही है जो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट और वो है, बाकी तो लोगों ने बहुत सारे खोल रखे हैं अपने। हाँ इससे राइट। कुछ फायदा होता है? नहीं नहीं, बहुत फायदा है। देखिए, एक तो ये है कि आपका ये चीजें फोकस बढ़ाती है और आपको उस माहौल में लेके आती है। जब आप एक अच्छा। एक्टिंग का कोर्स करते हैं, कई 6 महीने आपने कोर्स किया है, तो 6 घंटे सुबह से शाम तक आप एक्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, एक्टरों से मिल रहे हैं, उसी फील्ड में मिल रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, तो आपके अंदर वो चीजें समाती जा रही है। जैसे एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, या एफटीआई, ये जब आप जहाँ वहां पर जाते हैं, 2 ढाई साल का कोर्स करते हैं और उसके रात दिन वही सोचने को मिलता है। आप किसी से बात करते हैं, वो भी एक्टर होता है, वो भी एक्टिंग की बात करते हैं, तो आपके अंदर वो चीजें समाने लगती है। वो चीजें समाने लगती है तो वो आपको फायदा देती है। अभी यहाँ पर जो आते हैं इंडस्ट्री में, जो एक्टिंग कोर्स, अभी आप 20 साल का, 20-25 साल का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग स्टार बने, सारे के सारे ट्रेंड एक्टर। एक भी ऐसा स्टार नहीं बना जो बिना ट्रेनिंग के स्टार बना हो, भले वो वरुण धवन हो, या वो अर्जुन कपूर हो, या टाइगर श्रॉफ हो, या अक्षय कुमार हो, जितने हैं सब ट्रेंड है। तो ट्रेनिंग जो है आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है फिल्म की लाइन के बारे में। अच्छे स्कूलों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्रॉड भी बहुत है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो ये जैसे पहला टैलेंट आपका ये होता है कि आप फ्रॉड लोगों से बचे, बॉम्बे आकर कास्टिंग वालों से बचे। ये भी एक टैलेंट है कि आप सही एक्टिंग स्कूल का चयन करें। अगर आप शुरुआती दौर में ही गलत एक्टिंग स्कूल में चले गए तो यहीं से आपके करियर में गड़बड़ होना शुरू हो जाए। तो आप जब एक्टिंग स्कूल में जाते हैं, वहां पर उसी लेवल के लोग मिलते हैं जो एक्टिंग सीखने आए, आपके विचार आदान प्रदान होते हैं, आप रात दिन उनके साथ रहते हैं, आपकी दोस्ती उस सर्कल में होती है जो आपको सिखा रहा है वो फिल्म का अगर है। क्योंकि बहुत सारे एक्टिंग स्कूल तो ऐसे हैं बॉम्बे में और भी जगह, जो फिल्म के है ही नहीं लेकिन एक्टिंग स्कूल चला, तो ऐसी जगह तो जाना ही नहीं चाहिए। जो फिल्म लाइन में जमे जमाए वो जब आपसे बात करेंगे, आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, प्रैक्टिकल चीजें सिखाएंगे, तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें और अपने ऑटोमेटिकली आने लगी। अब यहाँ पर अगर आप आए स्ट्रगल करने, कोई आता है और कहीं भी नहीं करता है, एक चौराहे पे जाके खड़ा हो जाता है, चाय की दुकान पे शाम को बैठ जाता है स्ट्रगल करने शुरू, तो उसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं। उसको फिल्मी माहौल में फिल्मी लैंग्वेज सीखने के लिए, फिल्मी लोगों के बीच में बैठ के किस तरह बात की जा सकती है, डायरेक्टर को कितनी इज्जत देनी है, कैमरामैन को कितनी इज्जत देनी है, प्रोडक्शन वाले को कितनी इज्जत देनी है, कैसे बात करनी है उनसे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपको सीखनी ही सीखनी। अगर इसमें एक भी चीज में चूक गए तो फिर आप उस फिल्मी परिवार में फिट नहीं बैठ सकते। उसके लिए एक्टिंग कोर्स बेस्ट, अच्छे स्कूल की बात कर रहा हूँ, अच्छे एक्टिंग स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो फ्रॉड की नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छे स्कूल का पता कैसे चलेगा? फिर वही सवाल आ तो गया कि इसका अच्छे। बहुत सिंपल सिंपल सा तरीका जो मैंने पहले भी बताया आपको, कि जिस आदमी के सामने आप एक्टिंग सीखने जा रहे हैं, अब उसका बैकग्राउंड पता कर लीजिए, क्या उसको फिल्म का है या नहीं, उसने फिल्में बनाई है कि नहीं बनाई, उसको फिल्म मेकिंग का आइडिया है कि नहीं है, उसको एक्टिंग का आइडिया है कि नहीं है, वो एक्टर था या नहीं था। अगर किसी ने 2-4 छोटी मोटी सीरियल, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल में छोटा सा रोल कर दिया, एक्टिंग स्कूल चला रहा था, आप उसके बाद बिल्कुल मत जाइए। आप अच्छे लोगों के पास, उसको एक्टिंग का ज्ञान हो, प्रैक्टिकल हो। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में एक आध पिक्चर कभी बनाई होगी, एक्टिंग स्कूल खोल के बैठ गए, आप जाइए मत उसके पास, आप उसके पास जाइए जिसका फिल्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद एक्टिंग का कोर्स किया, नहीं कामयाब हुए, आज एक्टिंग स्कूल चला रहे हैं, उनके पास जाइए, क्योंकि उन्होंने सीखी हुई है, उनको पता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग एक्टिंग सिखा रहे हैं जिन्होंने कभी कैमरा नहीं देखा जिंदगी में, लेकिन एक्टिंग सिखा रहे हैं, तो उनके पास जाके आप क्या सीखेंगे? आपको समझ जाइए कि जिससे मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ, ये एक्टिंग सिखाने लायक है या नहीं है, ये आपको ही परखना है। और वो बड़ी आसानी से परखा जा सकता है कि आप उसका बैकग्राउंड पता करिए। अगर उसका बैकग्राउंड फिल्मी है तो आप सीखिए उससे। नेचुरली कितना भी बुरा आदमी होगा आपको अच्छी चीजें सिखाएगा अगर उसका बैकग्राउंड फिल्मी है तो। ये है। चलिए, बढ़िया बातचीत हो रही है। मैं ये कह रहा था कि आपकी आगे की क्या क्या योजनाएं हैं अभी? अभी तो देखिए थिएटर खुले हैं तो फिल्म बनाने में लोग कतरा रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, फिल्म बनाने लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे फिल्में शुरू होंगी। तो मेन तो मेरा भी फिल्म का ही मकसद है पूरा, कि मैं फिल्म बनाऊं। और फिलहाल अभी वेब सीरीज बनाई है, मेरी मल्लिका सीरीज आ रही है, जिसके 6 एपिसोड मैंने बनाए पहले सीजन में। बहुत अच्छा सब्जेक्ट ही है। आप ये इसमें भी मैंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया। आज जो क्राइम हो रहा है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके, जिस तरह लड़कियां जो सोशल मीडिया पे लाइव आती हैं, अपने कपड़े उतारती हैं, दिखाती हैं, ज्वाइन करती हैं, उनकी सीधी बातें करती हैं, और कैसे वो बर्बाद होती हैं,
कैसे दूसरों को बर्बाद करती है ये उनको बाद में पता चलता है। उस समय तो उनको लगता है कि नहीं हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कैसे ये मल्लिका का सब्जेक्ट है। और ये ट्रू, आप दिल्ली साइड में मैंने कुछ पेपर देखे थे बीच में, उनपे तो ऐड डालते हैं 35 रुपए या ये 200 या 300 रुपए घंटे के लीजिए हमसे सेक्सी बातें, लड़कियां ऐड डालती हैं। तो उसके ऊपर ये मल्लिका हमारा एक सब्जेक्ट है, तो समाज को मैसेज देता है कि ऐसी चीजों में नहीं फंसना चाहिए। और जो दूसरा वो लेटर है वो हॉरर है। हॉरर में भी थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो भूत है कहानी में जो आपस में ही लड़ रहे हैं, और आपस में लड़ने के चक्कर में कई इंसान मार देते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट किया है। तो ये दो वेब सीरीज मेरी 9 रेड हॉट पे आने वाली है, बहुत जल्दी इसी महीने आ जाएंगी। और इसके अलावा मैं 2 और प्लान कर रहा हूँ। और एक है एहसास, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एक बीमार मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी पे सब्जेक्ट है। तो बस यही चल रहा है। और एक्चुअली जब ये मेरी वेब सीरीज शुरू हो जाएंगी जो दूसरी, तब मैं अनाउंस करूंगा, क्योंकि अभी बोल के फायदा नहीं होता कि मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, लोग हंसते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अपने आइडियाज को अपने पास ही रखना चाहिए। मैंने तो ऐसे ही प्रिंट भी किया आपसे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। मैं भी एक राइटर हूँ, तो मैं भी शायद कभी आपसे मिलूं और आप के लिए कुछ करूं। आपका जरूर जरूर। आप तो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने जो 9 रेड में मैं अच्छी तरह जुड़ा हुआ हूँ। आप अगर आपके पास अच्छे वेब सीरीज के आइडियाज हैं तो आप हमें भेजिए 9 रेड में। अगर अच्छे आइडियाज आपके पास, स्टोरी आइडिया है या अच्छे कलाकार हैं या जो भी है, आप ईमेल करिए, मैं आपको ईमेल आईडी भेज दूंगा अपनी, या व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं आप मुझे। तो अगर आपके आइडियाज पसंद आया तो हम आपको एज ए राइटर साइन करेंगे, फिर उसके बाद आप स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखिएगा। जी जी जी। तो बढ़िया बातचीत हुई, और अब हम आपसे विदा लेंगे। फिर कभी हम लोग बैठेंगे दोबारा, और जरूर जरूर। ये सिलसिला दोस्ती का हम लोगों का और बातचीत का चलता रहेगा। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। बिल्कुल। थैंक यू, नमस्कार।